ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 115। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे ने अपनी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया, फेन जूचेन के हर एक हमले से खुद को बचाया। लेकिन हर हमले के बाद डार्क प्रोफाउंड एनर्जी की लहरें अब भी उसके शरीर से टकरा रही थीं, जिससे उसे न सहने वाला दर्द हो रहा था। फेन जूचेन फटी हुई आवाज में दहाड़ा, युनचे आज मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसके इतना कहते ही आसमान में डार्क प्रोफाउंड एनर्जी तेजी से डार्कनेस के उमड़ते बादलों में इकट्ठा हो गई। पूरे डार्क डोमेन का ऑरा पागलों की तरह हर तरफ फैलने लगा, जो सब कुछ निगल जाने की धमकी देने वाले डार्कनेस के एक भयावह तूफान में बदल गया। अब आगे बस एक ही पल में डार्कनेस का तूफान और बहती हुई स्पेशल एनर्जी आपस में मिल गई, जिसके नतीजे में एक भयानक पिच ब्लैक साइक्लोन बन गया, जो सीधा युनचे की तरफ बढ़ चला। इस तूफान की चीरने वाली फोर्स इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसने न सिर्फ युनचे को भागने से रोका, बल्कि जबरदस्ती उसे अपनी तरफ खींचने लगी। इसका अंजाम यह हुआ कि युनचे के शरीर पर मौजूद सारे कपड़े पल भर में फटकर चिथड़े हो गए। उसकी आंखों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसने बिना हिचकिचाए फौरन पर्गेटोरी का गेट खोल दिया और एक बार फिर सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन का इस्तेमाल किया। वो डार्क साइक्लोन सीधा ईविल गॉड बैरियर से जा टकराया और युनचे को अपने साथ कई किलोमीटर दूर उड़ा ले गया। जब तक वो साइक्लोन शांत हुआ, तब तक सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन पूरी तरह टूट चुका था। युनचे के शरीर में एनर्जी और रक्त बुरी तरह से उबल रहे थे, लेकिन उसने जबरदस्ती उसे दबाए रखा। इसके बाद उसने एक बार फिर चुपचाप घूर रहे फेन जुएचन की तरफ अपनी उंगली टेढ़ी की। युनचे ने कहा, जारी रखो, लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और मैं सिर्फ डिफेंड कर रहा हूं। मैंने अब तक एक बार भी अटैक नहीं किया, फिर भी तू मेरे शरीर पर एक निशान तक नहीं छोड़ पाया। फेन जुएचन पागलों की तरह चिल्लाया। फिर वो एक ब्लैक शैडो में बदला और तेजी से युनचे की तरफ लपका। उसके पहुंचने से पहले ही आसमान से एक विशाल पिच ब्लैक हाथ नीचे आया, जो तेजी से युनचे का सिर पकड़ने लगा। तभी एक ऊंचे नजरिए से देखते हुए जैस्मिन को आखिरकार युनचे की स्ट्रैटेजी का असली मकसद समझ आ गया। उसका प्लान साधारण लेकिन बेहद हिम्मत वाला था। बस बचाव और बचने पर ध्यान देना और फेन जुएचन को मजबूर कर देना कि वो अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी खत्म कर दे। जैसे ही फेन जुएचन की ताकत लगभग खत्म हो जाती, युनचे अपनी पूरी ताकत से पलटवार कर देता। यह स्ट्रैटेजी ऐसी थी जिसे सिर्फ युनचे ही अंजाम दे सकता था। उसके मूवमेंट आर्ट्स, स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो और एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग उसे अपने से कहीं ज्यादा मजबूत दुश्मन के अटैक्स को आसानी से डॉज करने देते थे। जब वो डॉज नहीं कर पाता, तो उसका डिफेंसिव आर्ट सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन कुछ वक्त के लिए सबसे खतरनाक हमलों को भी रोक सकता था। और सबसे जरूरी, युनचे की फिजिकल और प्रोफाउंड एनर्जी रिकवरी रेट्स, जो रेज गॉड और ड्रैगन गॉड्स बॉडी से पावर्ड थीं, फेन जुएचन से कम 5 गुना ज्यादा थीं। ये टैक्टिक फेन जुएचन की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके घमंडी नेचर का फायदा उठा रही थी। युनचे के लगातार तानों ने उसे और गुस्सा दिला दिया था, जिसकी वजह से वो हर हमले में अपनी पूरी पावर झोंक रहा था। ठीक जैसा युनचे ने सोचा था, फेन जुएचन पागलों की तरह एक के बाद एक डार्क प्रोफाउंड एनर्जी अटैक्स फेंकता रहा। पूरा समुद्र का इलाका पिच ब्लैक हो गया और उलट पुलट हो गया। लेकिन युनचे लगातार हर अटैक को या तो डॉज कर रहा था या ब्लॉक कर रहा था। बदले में फेन जुएचन को सिर्फ युनचे का मजाक और ताने मिल रहे थे, जिसके कारण उसका कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिलता जा रहा था। उसके लिए यह एहसास फिजिकली कुचले जाने से भी ज्यादा दर्दनाक था। फेन जुएचन एक फटी हुई आवाज में दहाड़ा और बस अगले ही पल में किलोमीटरों का समुद्र का इलाका एक्सप्लोड हो गया। बूम बूम बूम। धमाकों की ये लगातार आवाजें पूरे 2 घंटे तक बिना रुके चलती रहीं। इस बीच फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर थी, युनचे के दोस्त और परिवार डर के मारे ये सब सुन रहे थे। उनके बीच चिंता से भरी एक लंबी बातचीत हुई। शाओलिंगसी सबसे ज्यादा घबराई हुई थी और उसने फेंग शुइर से भीख मांगी कि वो उसे वहां ले चले ताकि वो इस लड़ाई को रोक सके। तभी अचानक ईस्ट से आ रही लड़ाई की वो दबाव भरी आवाजें बंद हो गईं। एक तनाव भरे सन्नाटे के बाद फेंग शुइर ने जल्दी से अपना साउंड ट्रांसमिशन जेट उठाया। वो घबराते हुए पूछती है, बिग ब्रदर युन, तुम ठीक हो? क्या तुमने उसे हरा दिया? एक घुटन भरे इंतजार के बाद युनचे की आवाज जल्दी से वापस आई, जो काफी रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। यह हो ही नहीं सकता कि मुझे कुछ हो जाए। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। उस पल सबने राहत की सांस ली। जबकि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न ओशन में युनचे ने धीरे से अपना साउंड ट्रांसमिशन जेडे रखा। उसने ठंडे मन से फेन जुएचन को देखा, जिसने अब अटैक करना बंद कर दिया था।
युनचे के बाल बिखरे हुए थे और उसका शरीर जले हुए ब्लैक मार्क से भरा था, लेकिन उसकी हालत फेन जुएचन से कहीं बेहतर थी, जिसका ऑरा पहले से काफी कमजोर हो गया था। ठंडे समंदर के पानी ने आखिरकार उसके गुस्से में भरे दिमाग को शांत कर दिया। उसकी पिच ब्लैक आंखों में एक खूनी लाइट चमकी। वो गुर्राते हुए बोला, तुम जानबूझकर मेरी ताकत खत्म कर रहे हो? युनचे शांत बना रहा। वो मुस्कुराते हुए बोला, सही, आखिरकार तू ये समझ ही गया, लेकिन तुझे ये समझने में पूरे 4 घंटे लग गए। तुझे सच में होशियार तो नहीं कहा जा सकता। फेन जुएचन नफरत से कहता है, तू अभी भी एक कचरा है जिसे मरना ही होगा। आज तू चाहे कोई भी दिमागी खेल खेल ले, यहां से जिंदा जाने के बारे में सोचना भी मत। युनचे आराम से मुस्कुराते हुए ताना मारता है, हाय हाय, लगता है तुझे होशियार ना कहना भी तेरी तारीफ करने जैसा है। अब तक तो एक बेवकूफ भी समझ जाता कि मेरी मूवमेंट स्किल और स्पीड के साथ तेरा मुझे मारना बस एक बेवकूफी भरी बकवास है। एक लाल लाइट चमकी और हेवन स्माइटिंग सोर्ड एक बार फिर युनचे के हाथों में आ गई। जैसे ही वो प्रकट हुई, उसकी टायरैनिकल ऑरा ने समंदर की लहरों और हवा को ऐसे शांत कर दिया जैसे सब जम गया हो। युनचे के चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान उभरी और उसने ठंडे मन से कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, आज जो यहां से जिंदा नहीं जाएगा वो तू है। तभी जैस्मिन की आवाज उसके दिमाग में आई। वो धीरे से पूछती है, तुम उससे आमने सामने लड़ना चाहते हो? भले ही उसने अपनी आधे से ज्यादा प्रोफाउंड एनर्जी खत्म कर दी है, लेकिन अगर अभी के तुम उससे डायरेक्ट कॉम्बैट में जाओगे तो ये अभी भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, युनचे ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। उसने समझाया कि फेन जुएचन की पावर में जो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है वो उसने अपनी कल्टीवेशन से हासिल नहीं की थी, इसलिए उसने अभी तक इस पर पूरी मास्टरी हासिल नहीं की थी। जैस्मिन साफ तौर पर कहती है, ओह, तो तुमने ये पहले ही नोटिस कर लिया था। युनचे अपनी सोच जारी रखते हुए कहता है, इसके साथ मेरे हथियार की सुपीरियरिटी और उसकी पर्सनैलिटी की कमजोरी, भले ही उसके पास अभी भी लगभग 40% पावर बची हो, फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि मैं उसे डायरेक्ट कॉम्बैट में हरा सकता हूं। जैसे ही वो वर्मिलियन ग्रेट स्वॉर्ड प्रकट हुई, उसकी शानदार ऑरा ने पूरी धरती को घेर लिया। फेन जुएचन की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। जहां युनचे का पर्सनल ऑरा उसके लिए कोई प्रेशर नहीं बना रहा था, वहीं सोर्ड खुद एकदम घोंटने वाला एहसास दे रही थी। इसके चलते फेन जुएचन का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया और उसने अचानक अपनी नजर घुमा ली। वहीं दूसरी तरफ युनचे को भी अब काफी भारी हो चुकी हेवन स्माइटिंग सोर्ड को संभालने में बहुत ज्यादा जोर लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, इन 3 महीनों में होंगर ने आखिर कितनी चीजें चुरा कर खाई हैं। कहीं उसने ओवरलॉर्ड सोर्ड्स में से किसी एक को तो स्नैक नहीं बना लिया। इस तनाव के बावजूद युनचे का एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था। उसने फेन जुएचन का अजीब रिएक्शन नोटिस कर लिया था। वो एक हल्की दहाड़ के साथ बोला, इस सोर्ड का पूरा नाम है हेवन स्माइटिंग डेविल स्लेयर सोर्ड। तो अब मुझे देखने दो कि तू इसकी मौजूदगी को कितनी देर तक सह पाता है। अपनी बात कहने के तुरंत बाद युनचे ने परगेटरी का गेट खोला और अपनी पूरी पावर के साथ एक सीधा हमला किया। फेन जुएचन की निगाहें ठंडी हो गईं। जवाब में उसकी अपनी सोर्ड से एक जंगली और हिंसा से भरी डार्क प्रोफाउंड एनर्जी तेजी से उभरी। एक भारी सोर्ड से सीधा टकराना एक बहुत ही बेवकूफी वाला कदम था, लेकिन अपने घमंड के कारण फेन जुएचन ने फिर भी वही फैसला किया। यही वो पर्सनैलिटी की कमजोरी थी जिसका युनचे फायदा उठा रहा था। दोनों सोर्ड्स एक ऐसी आवाज के साथ टकराईं जिसने बादलों को चीर दिया और आसमान को हिला दिया। पल भर में नीचे का पानी एक नरक जैसे डिजास्टर जोन में बदल गया। जिस पॉइंट पर वो आपस में मिले, दोनों सोर्ड्स एक जानलेवा संघर्ष में फंस चुकी थीं। दोनों आदमियों की निगाहें अपनी सोर्ड्स को पार करती हुई एक दूसरे से टकराईं। उनके चेहरे 1 मीटर से भी कम दूरी पर थे। एक का चेहरा शांत था तो दूसरे का बर्फ जैसा ठंडा। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों हैरानी और डर से भरे थे। युनचे हैरान था कि फेन जुएचन, जो अपनी ज्यादातर प्रोफाउंड एनर्जी खो चुका था, उसने सच में हेवन स्माइटिंग सोर्ड का एक फुल फोर्स अटैक रोक लिया था। वहीं दूसरी तरफ फेन जुएचन और भी ज्यादा शॉक्ड था कि युनचे, जिसका ऑरा सिर्फ एक एम्परर प्रोफाउंड रेल्म प्रैक्टिशनर का था, वो भी उसका स्ट्राइक झेल गया। जैसे ही फेन जुएचन की आंखें और ज्यादा खतरनाक हुईं, उसके शरीर के चारों तरफ ब्लैक लाइट एक बार फिर तेजी से फैल गई। लेकिन ठीक उसी पल उसने अचानक महसूस किया कि उसकी डार्क प्रोफाउंड एनर्जी में गड़बड़ हो रही है। उसकी सोर्ड के आसपास की ब्लैक लाइट बढ़ने के बजाय अजीब तरह से ट्विस्ट होने लगी, इससे पहले कि उसके टुकड़े एक अनजान न दिखने वाली शक्ति द्वारा चुपके से निगल लिए जाते। इसके नतीजे में फेन जुएचन से आ रहा प्रेशर अचानक कमजोर पड़ गया। युनचे की आंखें फोकस्ड हो गईं और उसके शरीर में गोल्डन क्रो फ्लेम्स अचानक से बढ़ गए। उसने एक बार फिर
हेवन स्माइटिंग सोर्ड को आगे घुमाया। फेन जुएचन के मुंह से एक हल्की कराह निकली जब एक बड़ी शक्ति उसके सीने से टकराई और उसे और उसकी सोर्ड को बेरहमी से दूर फेंक दिया। यह देखकर जैस्मिन की आंखों की गहराइयों में एक अजीब सी लाइट चमकी। यह डेडलॉक अब टूट चुका था। युनचे खुद भी बहुत शॉक्ड था कि उसे इतनी आसानी से बढ़त मिल गई। उसने एक ठंडी हंसी दी और हेवन स्माइटिंग सोर्ड उठाकर एक तूफान की तरह आगे बढ़ा। युनचे ने कहा, फेन जुएचेन, लगता है तुम सच में कुछ खास नहीं हो। चलो देखते हैं तुम कितने बार झेल पाते हो। फेन जुएचेन ने पीछे की तरफ पलटकर खुद को संभाला। किसी अनजान वजह से वो अजीब बुरा सा एहसास फिर से उभर आया, जिससे उसे चक्कर और उल्टी जैसा महसूस होने लगा। तभी युनचे ने दहाड़ते हुए पास आकर एक बार फिर हेवन स्मिटिंग सोर्ड से वॉर किया। जवाब में फेन जुएचेन की आंखों से एक ब्लड रेड लाइट निकली और उसके शरीर की सारी डार्क प्रोफाउंड एनर्जी पागलों की तरह एक्सप्लोड हो गई। दोनों सोर्ड फिर से टकराई, लेकिन यह टक्कर ज्यादा देर नहीं टिकी। बस एक पल के बाद ही ब्लैक सोर्ड की पावर एक बार फिर तेजी से पीछे हट गई। फ्लेम और ब्लैक लाइट एक साथ एक्सप्लोड हुए और दोनों आदमियों को अलग अलग दिशाओं में दूर फेंक दिया। युनचे ने हवा में ही पलटकर अपना बैलेंस बना लिया, लेकिन फेन जुएचेन बहुत दूर जा गिरा। इस मौके का फायदा उठाते हुए युनचे ने एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग एक्टिवेट की। उसका शरीर एक ब्लैक लाइटनिंग की लकीर में बदल गया और हेवन स्माइटिंग सोर्ड बार बार तेजी से नीचे वार करने लगी। क्लैंक, बूम बूम की आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान का हथौड़ा तेजी से नीचे आ रहा हो। युनचे के हर वार से फेन जुएचेन तेजी से पीछे हट रहा था। बूम बूम बूम। इन विशाल आवाजों के बीच फेन जुएचेन 5 किलोमीटर पीछे जा गिरा और उसके मुंह से लगातार क्रिम्सन ब्लैक खून निकल रहा था। फिर युनचे ने दहाड़ते हुए अपना अगला अटैक छोड़ा, फिनिक्स स्काई वुल्फ स्लैश। इस अटैक ने आसमान को चीर दिया और फेन जुएचेन को एक टूटते तारे की तरह दूर फेंक दिया। वो कई किलोमीटर दूर एक छोटे से रीफ से जा टकराया, जिससे वो रीफ पूरी तरह से तबाह हो गया। फेन जुएचेन समुद्र की सतह पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और डार्क ब्लड खांसने लगा। उसने मन में सोचा, यह हो क्या रहा है? मेरी पावर को क्या हुआ है? यह अचानक आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गई? तभी उसने आखिरकार कुछ नोटिस किया। वो युनचे की सोर्ड थी। वो अजीब एहसास हमेशा तब होता था जब उसकी नजरें या पावर उस सोर्ड के कांटेक्ट में आती थी। ठीक तभी जब उसकी सोर्ड युनचे की सोर्ड से टकराई थी, उसकी प्रोफाउंड एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। आखिरकार उसे डर के साथ एहसास हुआ, वो सोर्ड असल में मेरी पावर को दबा सकती है। इसी बीच फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में ईस्ट से लगातार भारी धमाकों की आवाजें आ रही थीं। शहर के लोग आसमान में डार्कनेस की एक मोटी परत देख सकते थे। इस दृश्य ने शाओलिंगसी और फेंग शुइर के बीच एक घबराहट भरी बातचीत शुरू कर दी। शाओलिंगसी का दिल शांत नहीं रह पा रहा था। उसने फेंग शुइर की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया। उसने मिन्नत की, जल्दी करो और मुझे वहां ले चलो। वो सच में और नहीं लड़ सकते। उनकी दुश्मनी की वजह मैं हूं। अगर उनमें से किसी को भी कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। जुएर, मैं तुमसे भीख मांगती हूं। फेंग शुइर का खुद का दिल भी बेचैन था। आखिरकार शाओलिंगसी की मिन्नतों के आगे उसके डगमगाते इरादे ने हार मान ली। उसने हामी भरते हुए कहा, मैं समझ गई। लिटिल आंट, आप मुझे कसकर पकड़कर रखना। एक खुशबूदार हवा का झोंका चला और वो शाओलिंगसी को लेकर जितनी तेजी से हो सका ईस्ट में आसमान के उस डार्क हिस्से की तरफ निकल पड़ी। ठीक उसी समय वापस लड़ाई में युनचे बुरी तरह घायल फेन जुएचेन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वो हैरान था कि उसे कितनी आसानी से जीत मिल गई थी। लेकिन जैस्मिन ने धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा, अपना ध्यान मत भटकाओ। ये यकीनन उसकी पूरी पावर नहीं है। अपनी पूरी ताकत उसे अपाहिज करने में लगा दो। इस पल युनचे पहले ही फेन जुएचेन के पास पहुंच चुका था। हेवन स्माइटिंग सोर्ड एक ऐसी ताकत से नीचे आई जो आसमान को पलट सकती थी। इस भयावह हमले को देखकर फेन जुएचेन ने अचानक पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन वो मुश्किल से युनचे के पहले वार से बच पाया, जबकि दूसरा वार सीधा उसके सीने की तरफ आया। उसके पास अपनी ब्लैक सोर्ड उठाकर उस हमले को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक पहले की तरह जैसे ही उसकी डार्क ब्लेड हेवन स्माइटिंग सोर्ड के कांटेक्ट में आई, उसके अंदर की प्रोफाउंड एनर्जी तेजी से गायब हो गई। भारी सोर्ड की पूरी ताकत नीचे आई और एक और बड़े धमाके के साथ फेन जुएचेन का शरीर एक तोप गोले की तरह नीचे पानी की तरफ उड़ गया। अगले ही पल फेन जुएचेन हवा में वापस आया। उसका चेहरा जो खून से सना था बिगड़ गया। फेन जुएचेन के मुंह से एक फटी हुई आवाज निकली, जैसे वो किसी डीमन की हो। उसने कहा, मैं असल में इतना कमजोर, ये कैसे मुमकिन है कि मैं
तुमसे हार गया। फिर वो दुख में दहाड़ा, अर्घ फैर है, नाइट डेविल हेवन बेरियल। जैसे ही वो दहाड़ा, उसके शरीर के चारों तरफ की सारी ब्लैक प्रोफाउंड लाइट अचानक बाहर की तरफ एक्सप्लोड हो गई। आसमान को ढक देने वाला अंधेरा युनचे की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार उस डोमेन की पावर कई गुना कमजोर हो चुकी थी। युनचे के आसपास की दुनिया पल भर में पिच ब्लैक हो गई, लेकिन वो जरा भी नहीं घबराया। उसके हाथ में हेवन स्माइटिंग सोर्ड गोल्डन क्रो के चमकदार फ्लेम से जलने लगी। उसने अपने आसपास की हवा को तेजी से काटा और पलक झपकते ही डार्कनेस का वो डोमेन चिथड़े हो चुका था। भले ही झुलसा देने वाले गोल्डन क्रो फ्लेम्स उस डोमेन को चीर रहे थे, लेकिन उस इलाके को कवर करने वाला अंधेरा पूरी तरह से नहीं हटा। ठीक उसी पल एक बर्फ जैसी ठंडी ऑरा, जो लग रहा था कि नरक की गहराइयों से आ रही है, अचानक युनचे की पीठ की तरफ बढ़ी। बेशक फेन जुएचेन उस डार्क डोमेन में छुपा हुआ था, अपनी ऑरा को डार्कनेस में पूरी तरह घुलाकर, लेकिन वो युनचे के जबरदस्त स्पिरिचुअल परसेप्शन से बच नहीं सका। इसके बावजूद युनचे ने वहां से भागने का सोचा तक नहीं, बल्कि उसने अपने वाइटल ऑर्गन्स को हल्का सा सरकाया और उस ठंडी लाइट को अपने शरीर के पास आने दिया। ब्लैक सोर्ड डार्क लाइट में लिपटी हुई सीधे युनचे के राइट शोल्डर में घुस गई। ब्लेड ने मांस को तो बड़ी आसानी से चीर दिया, लेकिन जैसे ही वो उसकी हड्डियों से टकराया, एक बहुत ही भारी और डल सी आवाज आई। इस टक्कर से फेन जुचेन को ऐसा झटका लगा मानो उसने अपनी तलवार रिफाइंड स्टील से भी कई गुना ज्यादा सख्त पत्थर पर दे मारी हो। उसका प्लान तो इस एक अटैक से युनचे का पूरा हाथ ही काटकर अलग कर देने का था, लेकिन अब हालत यह थी कि वो तलवार को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। और इसका कारण यह था कि युनचे की हड्डियों में ड्रैगन गॉड्स मैरो इन्फ्यूज्ड था और उन्हें 18 महीने लंबे स्पेशल स्टॉर्म ने इतना मजबूत बना दिया था कि वो शायद पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे कठोर चीजों में से एक बन चुकी थीं। ठीक उसी पल हेवन स्माइटिंग सोर्ड डार्कनेस को चीरती हुई आई और फेन जुएचेन के शरीर से सीधे जा टकराई। तलवार पर एक अजीब सी रेड लाइट चमकी, जिसे युनचे ने भी नोटिस नहीं किया, और यह लाइट एक पागलपन से भरी प्रोफाउंड एनर्जी के साथ फेन जुएचेन के जिस्म के अंदर फट गई। अपनी पीक पावर पर होने के बावजूद फेन जुएचेन को हेवन स्माइटिंग सोर्ड के एक फुल स्ट्रेंथ ब्लास्ट से जोरदार चोट लगती। जैसे ही उस धमाके ने समंदर की सतह को हिला डाला, फेन जुएचेन की छाती की 10 से ज्यादा हड्डियां एक साथ टूट गईं। उसकी छाती अंदर की तरफ धंस गई और वो एक कटी हुई पतंग की तरह हवा में उड़ता चला गया। दर्द से भरी एक बुरी चीख उसके मुंह से निकल गई। उसकी छाती में खून उबलने लगा और वो कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश सा हो गया। जबकि उसे होश आया तो एक इतने ज्यादा दर्दनाक एहसास ने उसके शरीर और सोल दोनों को जकड़ लिया। यह इतना ज्यादा दर्दनाक था कि उसने सोचा काश वो मर ही जाता। उसने सोचा, क्यों? उसकी तलवार में इतनी खौफनाक ताकत कैसे हो सकती है? मुझे सिर्फ एक ही अटैक लगा, लेकिन इतना दर्द क्यों हो रहा है, जैसे मेरी सोल के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हों। इस बेहिसाब दर्द ने न सिर्फ फेन जुएचेन की सोल को फाड़ कर रख दिया, बल्कि उसके अंदर के जानवर को भी जगा दिया। उसने जबरदस्ती अपने फटे हुए शरीर को बीच हवा में रोका। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी छाती के घाव की कोई परवाह ही न हो। उसके शरीर के चारों तरफ की ब्लैक लाइट एक साथ उमड़ पड़ी और आसपास की सारी डार्क एनर्जी पागलों की तरह उसकी तरफ खींची चली आई। इस एनर्जी ने उसके सामने एक गहरा काला ब्लैक वॉर्टेक्स बना दिया, जो बिल्कुल एक ब्लैक होल जैसा दिख रहा था। फेन जुएचेन की फटी हुई आवाज, जो अब इंसानी लग ही नहीं रही थी, चिल्लाई, युन छे, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो दीवानों की तरह चिल्लाया और युनचे की तरफ लपका, अपने साथ उस ब्लैक एनर्जी वॉर्टेक्स को भी खींचकर। वो अपनी आखिरी ताकत का हर एक कतरा इस्तेमाल कर रहा था ताकि युनचे को उस बेरहम डार्कनेस में हमेशा के लिए दफन कर सके। लेकिन युनचे पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसके दोनों हाथ धीरे धीरे हवा में उठे और हेवन स्माइटिंग सोर्ड पर लगी फ्लेम अचानक और भी भड़क गई। उसका रंग बदल गया, स्कारलेट रेड से एकदम आंखें चौंधिया देने वाले प्योर गोल्ड में। युनचे चिल्लाया, गोल्डन एनाहिलेशन। बेशक डार्कनेस चारों तरफ था, लेकिन ये गोल्डन फ्लेम्स ऐसी जबरदस्त लाइट के साथ जल रही थीं कि उन पर डार्कनेस का जरा सा भी असर नहीं हो रहा था। जिस पल गोल्डन सोर्ड बीम उस ब्लैक वर्लपूल से टकराई, सिर्फ एक बहुत हल्की दबी हुई सी एक्सप्लोजन की आवाज आई। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के अंदर वो मनहूस वॉइड जैसा ब्लैक वर्लपूल गोल्डन फ्लेम से बीच से 2 हिस्सों में कट गया। वो 2 ब्लैक करंट्स में बदल गया जो युनचे के शरीर के बगल से निकल गए, जबकि गोल्डन सोर्ड बीम एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ी और फेन जुएचेन की ब्लैक सोर्ड से जा टकराई। इस बार ब्लैक सोर्ड सिर्फ मुड़ी नहीं, गोल्डन बीम को बस 1 सेकंड रोकने के बाद तलवार का ब्लेड ही टूट गया और बीम सीधे फेन जुएचेन की छाती में जा घुसी। तुरंत ही गोल्डन लाइट चारों तरफ फट गई
और हेवी सोर्ड एनर्जी और गोल्डन क्रो फ्लेम्स बेरहमी से फेन जुएचेन के शरीर के अंदर ब्लास्ट हो गईं। एक ऐसी दर्दनाक चीख सुनाई दी जिसने आसमान तक को हिला दिया। फेन जुएचेन एक जलता हुआ इंसानी गोले में बदल गया जो पूरी तरह गोल्डन फ्लेम्स में लिपटा हुआ था और दूर जा गिरा। हवा में खून की बारिश सी हो गई जो सच में एक बहुत भयानक मंजर था। फेन जुएचेन का शरीर समंदर में जा गिरा और जहां वो गिरा वहां से ढेर सारी भाप उठने लगी। समंदर का 300 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा हिस्सा पागलों की तरह उबलने लगा, लेकिन उसके शरीर पर लगी फ्लेम अभी भी नहीं बुझी थी। गोल्डन क्रो की फ्लेम भला समंदर के पानी से इतनी आसानी से कैसे बुझ सकती थी। उसकी टूटी हुई ब्लैक सोर्ड के दोनों टुकड़े भी समंदर में गिरे और पलक झपकते ही गायब हो गए। पानी के नीचे एक ऐसा दर्द जिसे बयान नहीं किया जा सकता फेन जुएचेन के पूरे शरीर को अंदर से खाए जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसका हर एक सेल टुकड़ों में काटा जा रहा हो। यह दर्द बिल्कुल वैसा ही था जब उसे जबरदस्ती डेविल ऑरिजिन एब्जॉर्ब करने पर मजबूर किया गया था। इसके बावजूद उसकी हिम्मत ने हार नहीं मानी। उसने गोल्डन क्रो फ्लेम्स को बुझाने के लिए अपनी सारी पावर लगा दी। सैकड़ों मीटर नीचे डूबने के बाद ही फ्लेम थोड़ी कमजोर पड़ी, लेकिन तब तक उसका पूरा शरीर इतना जल चुका था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। लेकिन यह जिस्म का दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था जो उसकी सोल झेल रही थी। उसका शरीर गहराइयों में डूबता जा रहा था, लगभग शांत। फिर भी उसकी आंखों में दर्द, नफरत और जिल्लत साफ दिख रही थी। उसने सोचा, मुझे साफ साफ इतनी जबरदस्त ताकत मिली थी, फिर क्यों मैं अभी भी उसे मार नहीं पाया? मैं इतने बुरे, इतने ह्यूमिलिएटिंग तरीके से कैसे हार गया? क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? बदला, मेरे जीने की एक ही वजह। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वो एक चीज भी हासिल न कर सकूं जिसके लिए मैं अब जिंदा हूं? नहीं, मैं उससे कैसे हार सकता हूं? मैं हार कैसे सकता हूं? जैसे ही उसका शरीर और गहरा डूब रहा था, आखिरकार उसमें थोड़ी हरकत हुई। उसका राइट हाथ धीरे से उठा और उसकी उंगली पर जेट ब्लैक ब्लड की एक बूंद उभर आई। उसकी आंखें उस खून पर टिकी हुई थीं जब वो बड़बड़ाया, डे लाइट डिवावर, लाइटलेस इटर्नल नाइट। इसी बीच पानी की सतह पर युनचे ने फेन जुएचेन का पीछा नहीं किया। इसकी जगह वो वहीं खड़ा चुपचाप पानी को घूरता रहा। उसका चेहरा एकदम सीरियस और ग्रेव था, क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने सोचा कि कितनी आसानी से उसने फेन जुएचेन को इतना बुरी तरह जख्मी कर दिया था। यहां तक कि उसके अपने शोल्डर पर जो घाव था वो भी उसने जानबूझकर उस भारी हमले को लैंड करने के लिए खाया था। पूरा प्रोसेस इतना आसान था कि उसे अब अजीब लग रहा था। याद करने पर जब वो बच रहा था और डिफेंड कर रहा था, तब फेन जुएचेन की पावर और डार्क अटैक्स सभी खौफनाक थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्लोज कॉम्बैट शुरू किया, उसकी प्रोफाउंड एनर्जी हर टक्कर के साथ कमजोर और केओटिक होती चली गई। उसके अटैक्स की पावर लगातार गिर रही थी। भले ही उसकी प्रोफाउंड एनर्जी अनस्टेबल थी, लेकिन उसे इतने कम टाइम में इतना ज्यादा वाइल्ड नहीं हो जाना चाहिए था। तभी जैस्मिन की ठंडी आवाज अचानक गूंजी, संभल के! ये हो ही नहीं सकता कि वो इतनी आसानी से हार जाए। भले ही उसके जख्म गहरे हैं, उसके पास अभी भी ताकत बची है। और तो और ऐसा लगता है कि वो अपनी सारी बची हुई ताकत एक ही झटके में इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है। युनचे ने नीचे पानी को और तेजी से घूरते हुए जवाब दिया, मैंने भी नोटिस कर लिया है। उसके हाथ में हेवन स्मिटिंग सोर्ड एक बार फिर फ्लेम से दहक उठी। नीले समंदर के नीचे युनचे को महसूस हुआ कि फेन जुएचेन का डूबना बंद हो गया है। इतना बुरी तरह से जख्मी होने के बावजूद उसकी ऑरा एक हैरान कर देने वाली स्पीड से बढ़ रही थी, और पलक झपकते ही उसकी ऑरा अपनी पिछली पीक को भी पार कर चुकी थी और एक एक्सट्रीम रेट पर बढ़ती ही जा रही थी। ठीक उसी वक्त एक बहुत ही ग्लूमी और दबी हुई ऑरा चुपचाप आसमान और जमीन में फैलने लगी, जैसे दुनिया को खत्म करने वाला कोई तूफान धीरे धीरे तैयार हो रहा हो। यह देखकर युनचे की आंखें सिकुड़ गईं। उसने जो 2 हमले किए थे वो जानलेवा होने चाहिए थे। पहले अटैक ने फेन जुएचेन की छाती की हड्डियां तोड़ दी थीं और दूसरे ने उसके पूरे जिस्म को जला डाला था। जब वो समंदर में गिरा तब उसकी विटैलिटी और प्रोफाउंड ऑरा दोनों ही बहुत कमजोर हो चुकी थी। लेकिन अब पावर का यह अजीब सा उफान सामने आ गया था। युनचे ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हार न मानने की जिद्द में उसने कोई फॉरबिडन पावर ट्रिगर कर दी हो। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके नीचे समंदर का पूरा इलाका एकदम पिच ब्लैक हो गया। यह बदलाव बस एक पल में हुआ था। जहां तक नजर जा रही थी वो बड़ा सा नीला समंदर अब गाढ़ी इंक जैसी ब्लैक हो चुकी थी। इससे पहले कि युनचे रिएक्ट कर पाता, उसकी आंखों के सामने की दुनिया भी पिच ब्लैक हो गई
और उसे लाइट का कोई नाम और निशान तक नहीं दिख रहा था, जबकि सैकड़ों किलोमीटर दूर फंग शुएर श्याओ लिंगसी के साथ उड़ रही थी। जैसे ही उन्होंने कोस्ट लाइन पार किया, उनके सामने एक पिच ब्लैक दुनिया आ गई। फंग शुएर और श्याओ लिंगसी दोनों एक साथ चिल्लाईं, आ! इस अंधेरी रात से घिरा हुआ यह रीजन ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में एक ब्लैक होल बना दिया गया हो, जो अपने अंदर सब कुछ निगल रहा था। एक ग्लूमी परेशान करने वाला इमोशन फेंग शुएर के दिमाग पर छा गया। वो तुरंत अलर्ट हो गई और अपनी फिनिक्स प्रोफाउंड एनर्जी का इस्तेमाल अपने दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, और साथ ही श्याओ लिंगसी को शील्ड करने के लिए बहुत सारी एनर्जी ट्रांसफर की। इस डार्कनेस से निकलने वाली पावर उसके देखे हुए किसी भी चीज से ज्यादा खौफनाक थी। उसने श्याओ लिंगसी को कस के पकड़ा और जल्दी से बोली, हमें जल्दी करनी होगी। उसकी परेशान आवाज खत्म होने से पहले ही फेंग शुएर का शरीर फीनिक्स फ्लेम से जल उठा और उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई। वो एक जिंदा हुए फीनिक्स की तरह उस पिच ब्लैक रीजन की तरफ तेजी से बढ़ी। इसी बीच यूनचे के आसपास का इलाका डार्कनेस का एक मैदान बन चुका था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी पिच ब्लैक दलदल में गिर गया हो। उसके आसपास की हवा विस्कस और गाढ़ी हो चुकी थी और अब एक उंगली हिलाने में भी नॉर्मल से कई गुना ज्यादा ताकत लग रही थी। अनगिनत दबाने वाले भयानक और बर्फीले ठंडे ऑरास उसके दिमाग में घुसने लगे, उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ड्रैगन गॉड सोल की बदौलत यूनचे को फिलहाल इन ऑरास से डर नहीं लग रहा था। जैस्मिन ने एक सीरियस टोन में कहा, ये लाइटलेस इटर्नल नाइट है, इल्यूजरी डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट के हाई लेवल डोमेन्स में से एक। फेन जुएचन की करंट एबिलिटी के साथ वो इसे बस बेयरली एक्टिवेट कर सकता है। हो सकता है इसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। यूनचे ने पूछा, लाइटलेस इटर्नल नाइट। उसे फील हो रहा था कि अनगिनत डरावने हड्डियां चीर देने ऑरास ऑरास पागलों की तरह उसकी तरफ आ रहे हैं। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसे किसी बड़े से कैनवर के पेट में निगल लिया गया है और किसी भी पल उसे पचाकर खत्म कर दिया जाएगा। जैस्मिन ने धीमी आवाज में समझाया, इस डोमेन से कवर हुई हर चीज पूरी तरह निगल ली जाएगी, यहां तक कि लाइट भी। अब जबकि यह डोमेन 75 किलोमीटर तक फैल चुका है, तुम इससे जबरदस्ती भाग नहीं सकते। इससे पहले कि यह तुम्हें पूरा निगल ले, अब तुम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, इसे जबरदस्ती फाड़ कर खोल दो। अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन के साथ भी यूनचे इस पिच ब्लैक डोमेन के किनारों को महसूस नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे उसके आसपास का माहौल और गहरा और विस्कस होता गया, उसके स्पिरिचुअल सेंस की रेंज भी कम होती चली गई और हर सांस लेने में दुगनी मेहनत लग रही थी। अब उसे उम्मीद टूटने का एहसास होने लगा था। डार्क डोमेन की गहराइयों से एक शैतानी आवाज चीखी, युन, छे, हमेशा के लिए गायब हो जा। यूनचे को फेन जुएचन की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पा रहा था कि ये आ कहां से रही है। इस वक्त उसका दम घुटने लगा था और उसकी प्रोटेक्टिव प्रोफाउंड एनर्जी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी। जैसे जैसे खतरा नजदीक आ रहा था, यूनचे का चेहरा एकदम सख्त बना रहा, लेकिन उसकी आंखों की चमक और भी ठंडी और शांत हो गई। अचानक उसकी आंख के कोने के नीचे लाइट की एक किरण दिखाई दी, एक ऐसी लाइट जिसका इस डोमेन में होना नामुमकिन था। उसकी नजर तुरंत नीचे की तरफ गई। वो लाइट असली थी, कमजोर थी, लेकिन उसमें एक यूनिक वर्मिलियन कलर था। यूनचे इस कलर से बहुत ज्यादा फेमिलियर था। यह उसकी हेवन स्माइटिंग सोर्ड का ही कलर था। पलक झपकते ही यूनचे ने अपने पूरे शरीर की प्रोफाउंड एनर्जी को हेवन स्माइटिंग सोर्ड के ऊपर कंडेंस कर दिया। अगले ही पल गोल्डन क्रो फ्लेम्स तलवार पर जोर से दहक उठी। डार्कनेस के बीच फ्लेम की एक बहुत ही तेज चमक उभर कर आई। इन फ्लेम्स ने ब्लेड के साथ साथ यूनचे के चेहरे और उसकी फिगर को भी रोशन कर दिया और 3 मीटर के डायमीटर में डार्कनेस को पूरी तरह से हटा दिया। उसने इस कभी न खत्म होने वाले डोमेन के अंदर आसानी से लाइट का एक एरिया जलाकर बना लिया था। यूनचे की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने तलवार सामने की तरफ घुमा दी। तलवार के रास्ते में एक गहरी दहाड़ गूंजी और डार्क स्पेस बुरी तरह से फट गया। जलती हुई फ्लेम की कई मीटर लंबी एक खाई डार्कनेस में बनी और फिर गायब हो गई। यूनचे ने सोचा, एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑरा और खौफनाक मोमेंटम, लेकिन ऐसा लगता है ये उतना भी स्पेशल नहीं है। उसके दिमाग पर प्रेशर अचानक कम हो गया। कुछ पल पहले उसे मौत का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह हैरान कर देने वाला पावरफुल डार्क डोमेन गोल्डन क्रो फ्लेम्स के सामने इतना कमजोर होगा। यह तो बस एक कागज का शेर था जो एक ही झटके में टूट गया। यूनचे ने सोचा, अगर ऐसा है तो। उसने हेवन स्माइटिंग सोर्ड को कस के पकड़ा। जैसे ही फ्लेम जली, उसकी आंखों की पुतलियों में 2 हल्की स्कारलेट फ्लेम्स जिसमें गोल्ड के निशान थे उभर आए।
उसके पीछे एक विशाल गोल्डन क्रो की छवि धीरे धीरे दिखने लगी और एक हीट वेव पागलों की तरह आसपास फैलने लगी। युनचे चिल्लाया, गोल्डन क्रो फ्लेम्स का डिस्ट्रक्शन डोमेन, येलो स्प्रिंग्स एशेस, बूम 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 बूम। गोल्डन क्रो की फैंटम ने एक लंबी चीख मारी। एक प्राइमोडियल ट्रू गॉड से निकली ये एक्सट्रीमली हॉट फ्लेम्स जबरदस्ती डार्क डोमेन की एक के बाद एक लेयर को फाड़ने लगी। डार्कनेस, जिसने सारी लाइट निगल ली थी, अचानक जल उठा और आंखें चौंधिया देने वाला रोशन हो गया। डोमेन के चारों तरफ गहरी दहाड़ें गूंजने लगीं, क्योंकि डार्कनेस पागलों की तरह गोल्डन क्रो फ्लेम्स पर हमला कर रहा था, उन्हें निगलने की उम्मीद में। शुरू में डार्कनेस फ्लेम से मुश्किल से टक्कर ले पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे डोमेन के और टुकड़े होते गए, गोल्डन क्रो फ्लेम्स एक न रुकने वाली ताकत बन गईं और डार्कनेस की उस दुनिया में हजारों दरारें और सैकड़ों छेद हो गए। बाहर फेंग शुएर अचानक आगे से आ रही गर्मी के सामने रुकी और उसके मुंह से एक हैरानी की आवाज निकली। ठंडी समुद्री हवा अब फ्लेम की तरह गर्म हो चुकी थी और नीचे 100-100 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थीं, जिसने उसे 3000 मीटर ऊपर उड़ने पर मजबूर कर दिया। जब उसने आगे देखा तो उसने पाया कि डार्कनेस के उस विशाल एरिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। फ्लेम की लकीरें एक के बाद एक साइड से बाहर निकल रही थीं और देखते ही देखते डार्कनेस की वो दुनिया चिथड़े चिथड़े हो चुकी थी। डार्कनेस बुरी तरह से छटपटा रहा था, क्योंकि स्कारलेट फ्लेम्स उसे धीरे धीरे निगल रही थीं। उबलते हुए समंदर के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे दो विशाल मॉन्स्टर आपस में लड़ रहे हों, एक स्कारलेट मॉन्स्टर और एक ब्लैक मॉन्स्टर, जो बेरहमी से एक दूसरे का गला फाड़ रहे थे। लेकिन साफ दिख रहा था कि डार्कनेस फ्लेम के सामने टिक नहीं पा रहा था। जल्द ही डार्कनेस का पूरा एरिया अनगिनत बिखरे हुए टुकड़ों में टूट गया, जो अपने आप ही तेजी से गायब हो गए। जैसे जैसे फ्लेम जलती रही, वो और भी ज्यादा इंटेंस होती गई, आसमान को लाल रंगते हुए और समंदर के ऊपर भाप की एक मोटी सी लेयर बनाते हुए। तेज हवाएं अब दबी हुई नहीं थीं और भी ज्यादा वायलेंट और गर्म हो गई थीं। शाओलिंगसी को बचाने के लिए फेंग शुएर ने एक बड़ी सी स्कारलेट शील्ड खड़ी कर ली। फिर उन्होंने उन्हीं वायलेंट हवाओं का इस्तेमाल अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए किया और ईस्ट की तरफ तेजी से उड़ गए। फेंग शुएर ने सोचा, बिग ब्रदर युन, बस उन्हें कुछ न हो। जल्द ही सिर्फ जलते हुए गोल्डन क्रो फ्लेम्स ही बचे थे, जो तब तक जलते रहे जब तक डार्कनेस का आखिरी निशान भी मिट नहीं गया। युनचे के येलो स्प्रिंग्स एशेस के सामने फेन जुएचन का लाइटलेस इटर्नल नाइट पूरी तरह से हार चुका था। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।